Hello everyone. Today we have a topic potential energy of a spring. It's a very important topic for examination point of view and it's so simple. देखो बच्चों बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. When a spring is stretched or compressed, the restoring force is generated is called spring force. देखिए बच्चों जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं यानी फैलाते हैं और कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, इसको रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स होती है जैसे बच्चों मान लो जैसे मान लो आपका स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन उसकी ये है, ठीक है. अब देखिए मान लो अब आपने इस स्प्रिंग को इतना लंबा कर दिया, ठीक है. ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स करेगी कि इस स्प्रिंग को इसकी ओरिजिनल पोजीशन तक लाने की कोशिश करेगी, यहाँ तक इसको लाने की कोशिश करेगी. यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स है विच ट्राई टू मेंटेन द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू कैरी फ्रॉम दैट पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन. कहने का मतलब है बच्चों कि रिस्टोरिंग फोर्स करती है कि बॉडी को उसकी नॉर्मल पोजीशन तक लाने की कोशिश करती है. जैसे मान लो आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, यानी कि आपने उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया, ठीक है. अगर मान लो आप अपना हाथ छोड़ दे तो वो स्प्रिंग अपनी जगह पे आ जाता है. क्यों आ जाता है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू कैरी द स्प्रिंग फ्रॉम दैट पोजीशन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है. इस तरह से हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, और इसको रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक है. दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एंड ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन. और ये क्या होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन. कहने का मतलब है बच्चों जैसे मान लो आप इस साइड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये फोर्स कैसे लगेगी, इसके अपोजिटली. यानी कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रही है तो फोर्स लगेगी बैक साइड को. अगर फोर्स इस साइड को लग रही है तो आप इस साइड को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आगे की तरफ क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी. क्लियर है. लुक एट द डायग्राम. डायग्राम में देखो बच्चों कोई बॉडी, देखिए कोई बॉडी इस पोजीशन पर है अभी फ़िलहाल. यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या दी है, 0. यहाँ पर बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो फोर्स भी क्या है वो भी क्या है, 0, ठीक है ना. यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, 0. अब देखिए सेकंड डायग्राम में देखो, इसमें अब हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि हमने x डिस्टेंस पर इसको मूव करवाया. डिस्प्लेस देखो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक ही है. अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x किस साइड को हुई, आगे की तरफ. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वो क्या लगेगी, पीछे की तरफ. क्यों लगेगी, क्योंकि वो इस ब्लॉक को इसकी पोजीशन तक लाने की कोशिश करेगी, यहाँ तक लाने की कोशिश करेगी. तो ये फोर्स क्या लगेगी, इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिटली. तो आपने मैथमेटिकली देखो हम दैट इज़ करके लिखा है, देखो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स. जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एफ किसके बराबर आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा कोई के एक्स के बराबर. जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस शो करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या एक दूसरे के इन्वर्सली एक दूसरे के अपोजिट है, सर एक दूसरे के अपोजिट साइड में है. यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर आगे की तरफ होगी तो जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स वो कैसे लगेगी, पीछे की तरफ. सिर्फ फोर्स नहीं बोलना बच्चों, इसमें बोला आपने रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूर, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और सिंपल फोर्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. व्हेन के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट को देखो यहाँ से डिफाइन करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, लुक एट दिस डेरिवेशन.
के इक्वल टू एफ ओवर एक्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते इट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से के किसके बराबर आएगा, एफ अपॉन एक्स के बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ से आगे मान लो, अब देखिए अब मान लो सपोज करो कि हमने एक स्मॉल वर्क डन। अब देखो स्प्रिंग को जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट तक, तो आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा आप लिखेंगे स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, ऑन द स्प्रिंग, स्मॉल वर्क डन ऑन द स्प्रिंग क्या लिखेंगे आप, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, देखो बच्चों इससे पहले आपने वर्क के बारे में पढ़ा है। वर्क क्या होता है, डब्ल्यू होता है एफ डॉट एस, यहाँ पे फोर्स क्या है एफ डॉट एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के स्मॉल की बात करें तो डी एक्स लिखेंगे आप। डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू इजकल टू एफ डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा बच्चों, डी डब्ल्यू आएगा हमारे पास, एफ की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे कितनी आई है के एक्स, तो के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एक्स। अब हम देखो बच्चों इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रल डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल के कांस्टेंट है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों इनको नोट करते रहना आप लोगों ने, क्योंकि ये डेरिवेशन बीच में मिसिंग है तो ये मैं लिखवा के कर रहा हूँ आपको। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आया, कि हमने कांस्टेंट निकाल दिया बाहर, इंटीग्रल के अंदर बचा एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों इंटीग्रल के अंदर जो एक्स डी एक्स है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा बच्चों, इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो कितना आएगा इतना आपने नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास डी डब्ल्यू की जो इंटीग्रेशन है बच्चों, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन आएगी डब्ल्यू इक्वल्स टू के, इंटीग्रल के अंदर था एक्स डी एक्स, एन की जगह क्या हमारे पास एन की वैल्यू है, वहाँ पर एन की वैल्यू वन थी तो वन प्लस वन यानी कि टू, एक्स पावर टू अपॉन टू, यानी कि आपके पास जो वर्क डन आया, दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन ये वर्क डन किसके इक्वलेंट होगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आप लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो यानी कि W को आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो ये आपकी डेरिवेशन हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और इजी है। W किसके बराबर आएगा, हाफ के एक्स स्क्वेयर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वेयर। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे ये इसको सॉल्व करके दिया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ऑन सॉल्विंग इज फाउंड टू बी पोटेंशियल एनर्जी को तो हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने इसको डिराइव कर लिया। देखिए बच्चों इसको इस डेरिवेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत बार आई हुई है ये एग्ज़ाम में, तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको बताया 9817445449, तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है। और इसके अलावा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल
से तो आप लोग इसको देख ही रहे हैं, अगर आपने डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर। पावर क्या है? पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि द रेट एट विच वर्क इज़ डन, उसे हम क्या कहते हैं? पावर। यानी कि बच्चों कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति, यानी पावर। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क हुआ वो क्या कहलाता है? पावर। पी, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू होता है एफ एक्स के बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो डब्ल्यू की वैल्यू आप भर लो, पी किसके बराबर है? डी एफ एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, इस तरह से पी इसमें तो एफ फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, फोर्स बाहर आ जाएगी तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो हमारे पास एफ डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो एफ डॉट वी, तो पावर किसके बराबर आई बच्चों? पावर आई एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है ना। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? पावर। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों इसकी? वाट। और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एम एल टू टी माइनस 3। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये बच्चों जो 1 वाट किसके बराबर होता है? ये होता है 1 जूल अपॉन सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है ना। देखिए बच्चों इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट्स, यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट्स के बराबर होता है। ये बच्चों कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर इज़ हाउ मच, इट विल बी इक्वल्स टू 746 वाट। अब देखिए बच्चों कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो बच्चों हमें पता है कि पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम। ठीक है ना। तो सिंस वर्क डन इज एनर्जी यूज्ड, यानी कि जो वर्क डन है बच्चों हमने इससे पहले ड्राइव किया कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी किसके बराबर आएगी? पावर इनटू टाइम के बराबर। ठीक है ना। तो 1 किलो वाट आवर, देखो बच्चों कुछ और यूनिट इसके जैसे किलो वाट आवर है। 1 किलो वाट आवर इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 1000 वाट वर्किंग फॉर 1 आवर्स कंटिन्यूसली। यानी कि बच्चों 1 किलो वाट आवर की जो एनर्जी है किसी इलेक्ट्रिकल वाट में ये कंज्यूम होती है 100 वाट, और एक घंटे तक 100 वाट। कहने का मतलब बच्चों कि 1 किलो वाट आवर इज़ द एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बच्चों आपके पास, जैसे 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस